बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। का उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्य की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री शाल पापुआ शिल्ली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग और संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जॉर्जिया की संसद तथा वहाँ की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 21 श्री वीके श्रीकंदन। मंत्री जी को माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 डॉक्टर डी रवि कुमार। डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री सतीश कुमार गौतम। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। सदन के पटल पे रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता क्षेत्र में मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जा रहे हैं। इसी क्रम में BBSL SSL के माध्यम से विभिन्न बीजों पर क्या काम चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है कि देश में तकरीबन 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं और देश में उससे सीधे 30 करोड़ लोग सदस्य के तौर पर इस सहकारी संस्था से जुड़े हुए हैं। आज इस देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या ही सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया और पिछले 4 साल से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो रही है और रोजगार निर्मित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। बहुत सारी पहले लाई गई है। जैसे कि हम सबको पता है कि सहकारिता का मुख्य जो घटक है वो है पैक्स और इसी पैक्स को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ की स्थापना की गई जिसमें कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए NCL
जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NCOL और इसी के साथ स्वदेशी बीज बैंक बनाने के लिए और पारंपरिक मीठे बीजों का संवर्धन और प्रसार के लिए BBSSL की स्थापना की गई। इसी प्रकार हमारे जो सदस्य उन्होंने ये सवाल पूछा है BBSSL के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में आज BBSSL की क्या स्थिति है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4200 सहकारी समितियाँ जो BBSSL की अभी सदस्य बनी है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों में अनेक फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय बीज ब्रांड नाम से बीजों का व्यवसाय किया जा रहा है। इसके अलावा कई सहकारी समितियां उनके माध्यम से BBSSL उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्राप्त डिमांड के हिसाब से बीजों का वितरण सीधे किसानों को कर रही है। इसी के साथ मूंगफली हो, गेहूं हो, मसूर हो, चना की फसलों का बीज भी राज्यों में उपलब्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज देश में BBSL की कार्य पद्धति क्या है? पिछले 3 साल में इस संस्था ने क्या प्रगति की है और आगे आने वाले समय के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में हमारा मंत्रालय भारत सरकार BBSSL के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। सभी राज्यों के सरकार को साथ लेकर हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 33,750 सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बनी है। BBSSL ने भारत बीज के नाम से आज तक लगभग 154 करोड़ के रुपए के बीज बेचे हैं। 18 राज्यों ने BBSSL के साथ काम करने के लिए नोडल एजेंसी को नामित भी किया है, जिनमें से 8 राज्यों के साथ अभी MOU पे हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अब तक BBSSL ने 13 राज्यों में बीज लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक BBSSL ये विश्व की सबसे बड़ी 5 बीज उत्पादक कंपनियों से में एक बने और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का आज हमने लक्ष्य रखा है। आज देश में अब तक 34 राज्यों केंद्र शासित में कुल 33,700 समितियां सदस्य बनी है। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से सहकारिता आंदोलन को सक्षम बनाने का कार्य BBSSL के माध्यम से भी करने का हमारा प्रयास है। सौमित्र खान। नमस्कार सर। क्वेश्चन नंबर आपका 25। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है महोदय। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। আজকে আমিও ধন্য যে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রে ওই রামসাগরে যেটা আছে সেটার একজন আমিও ওই পরিবারের অংশ এবং ওখানে থাকি। তো আমার কোশ্চেন হলো, পশ্চিমবাংলায় এই 5 বছরে 545 কোটি টাকা আপনার স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এই তৃণমূল সরকার খরচ করেছে মাত্র 51 কোটি টাকা। যে টাকা খরচ হয়নি সেই টাকা কি ডাইরেক্ট আপনার মৎস্য দপ্তরের ডিপার্টমেন্ট এবং মৎস্য দপ্তরের যে সংগঠনগুলো আছে, যে সমবায়গুলো আছে, সেগুলো কি সোজাসুজিভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ওদেরকে ডাইরেক্ট পেমেন্ট করা যাবে? এবং এই যে রাজ্য সরকার
খরচ করতে পারছে না, কারণ রাজ্য সরকার এখানে প্রতিদিন নাটক করে, রাজ্য সরকার এখানে খরচ করতে পারছে না। তার জন্য এই সমবায় গোষ্ঠীগুলোকে ডাইরেক্ট পেমেন্ট দেওয়া কোনো অপশন আছে কিনা সেটা আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাসা করব। সেটা আমার জিজ্ঞাসা, ডাইরেক্ট সমবায় সমিতিগুলোকে রাজ্য সরকার পেমেন্ট করতে পারবেন কিনা। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो बहुत ही माकूल है, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की यह धारणा है कि हमको अगर विकसित भारत बनाना है तो सभी राज्यों का और सभी क्षेत्र में समान रूप से विकास हो, और जब तक सभी राज्य विकसित नहीं होंगे, हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया, उसने पूरे देश में मछली के उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताना है कि 2 वर्षों तक 2020-21 और 2021-22 इन 2 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकार नहीं किया। 22-23 से उन्होंने स्वीकार किया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में खर्च का लक्ष्य रखा था 910 करोड़ रुपए, और उसके एवज में जब 22-23 से शुरू किया भाग लेना पश्चिम बंगाल सरकार ने, तो मात्र 221 करोड़ रुपए का ही प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुआ, जिसमें आज तक जो राशि आवंटित की गई है केंद्रीय शेयर की 221 करोड़ रुपए, उसमें मात्र 114 करोड़ रुपया अब तक जारी किया है 221 करोड़ में, और मात्र 58.51 करोड़ पश्चिम बंगाल की सरकार ने खर्च किया है। 22-23 से आज तक जो पश्चिम बंगाल की सरकार का खर्च का जो रेशियो है वो मात्र 51%। अब अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं करेगी तो फिर केंद्र सरकार कहीं पर नहीं है। मैंने स्वयं पश्चिम बंगाल में जाके इसकी समीक्षा किया 2 अगस्त को इसी वर्ष, और बहुत ही कनीय रैंक के अधिकारी आए जिनको कुछ पता नहीं था। जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि उच्च स्तर पर निर्णय हुआ कि भारत सरकार की किसी बैठक में सबसे निम्न स्तर का अधिकारी